हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो इस समय हम आपका क्या पढ़ रहे हैं? बिहार का भूगोल पढ़ रहे हैं। और भूगोल खत्म करके हम बिहार का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र शुरू करेंगे, जिसमें आपका उद्योग होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो बस 2-4 वीडियो आपकी बची हैं बिहार के भूगोल में, और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं बस हम उन्हीं टॉपिक को बस इंपॉर्टेंट उठाएंगे। एक दिन में एक टॉपिक हम खत्म करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में। तो आज आपका हमने लिया है बिहार की मृदा यानी बिहार की मिट्टियाँ। ऊपर लिखा होगा, वो नहीं दिख रहा होगा। तो हम चलिए थोड़ी सी एक बात करते हैं आपसे कि कल किसी भाई ने कमेंट किया था कि मैम 31 अगस्त तक तो मेरा रिजल्ट भी नहीं आएगा सीटेट का, तो मैं फॉर्म कैसे भरूँ? तो वो रिजल्ट का नहीं दिया है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, जैसे वो बीएड है या डीएलएड है, अपियरिंग में है, या सीटेट भी है, तो वो 31 अगस्त तक उन्होंने एग्ज़ाम की बात की है कि आपका फाइनल एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, रिजल्ट उसके बाद चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका एग्ज़ाम 31 अगस्त से पहले हो जा रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके फॉर्म की डेट भी बढ़ा दी गई है, 15 जुलाई कर दी गई है। अभी वो जो है सरकारी रिजल्ट पे नहीं दिख रहा है, दिखने लगेगा। तो शिक्षा मंत्री का ट्वीट है कि 15 जुलाई तक आपकी डेट कर दी गई है, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वर भी चलेगा, वही जो सर्वर आपके रुके हुए थे 2-3 दिन के लिए, वही बढ़ा दिए गए हैं 15 जुलाई तक। तो आराम से निश्चिंत होकर भरिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ना आप लोग शेयर कर रहे हैं और ना आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ देखिए देखने में आपका ही फ़ायदा होगा। अगर आप देखेंगे तो भी हम पढ़ाएंगे, नहीं देखेंगे तो भी पढ़ाएंगे, जो बात है वो तो मैंने स्पष्ट कर दी है। और यहाँ से आपके जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और एकदम प्योर कंटेंट कम से कम समय में इतना जल्दी आपको कोई लाकर नहीं देगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीधे, और जो रिलेटेड क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी हम कराते हैं। और कल से आपकी जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भी क्लास मिनिमम समय में बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और अच्छे तरीके से हम चर्चा करेंगे। अगर मेरे पास समय बचता है लास्ट में तो हम आपका बिहार करंट अफेयर्स कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, इतना आप विश्वास बना सकते हैं कि पिछले एग्जाम्स में आपने देखा भी होगा कि क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं बिहार की मिट्टी के बारे में। तो बिहार की मृदा या मिट्टी के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मृदा कहते किसे हैं या मिट्टी कहते किसे हैं। तो जो मिट्टी के ऊपर फैले आपके मोटे और मध्यम बारीक कण होते हैं, ठीक है, मिट्टी के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक कण जो फैले हुए होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मृदा या मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि मिट्टी की ऊपरी सतह पर कह सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, मिट्टी की या मृदा की ऊपरी सतह पर। ठीक है, मिट्टी की ऊपरी सतह, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने ऊपर लिख दिया है। मृदा की ऊपरी सतह पर, ध्यान से सुनिएगा, मिट्टी की ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक जो कण होते हैं, उन्हीं को मिट्टी या मृदा कहते हैं। ये आपका परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, बस आपका याद रखना जरूरी है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसका मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, यानी कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि मिट्टी का निर्माण जो होता है चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो है मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के टूटने फूटने और इनमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप भी मृदा का निर्माण होता है। तो इतनी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। फिर आगे हम देखते हैं कि इनके निर्माण में जो है मुख्य भूमिका कौन कौन निभाता है। स्थलाकृतियाँ जो है, वर्षा, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब क्या होता है? नमी। ठीक है, आर्द्रता मतलब क्या होता है? नमी। ठीक है, नमी, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि इसके निर्माण में क्या करती हैं? भूमिका निभाती हैं। तो ये हो गया मृदा के बारे में, उससे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस आपको जानने की जरूरत है। हो सकता है इस लाइन से आपका बन जाए क्वेश्चन। तो हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी पर फैले हुए जो मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक कण होते हैं, उन्हीं को हम मृदा या मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और इसका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होते हैं। और इसके निर्माण में जो भूमिका निभाते हैं, स्थलाकृतियाँ हो गई, वर्षा, आर्द्रता, तापमान और प्राकृतिक वनस्पतियाँ, ये सभी जो है मृदा के निर्माण में आपकी मुख्य भूमिका निभाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, मृदा का अध्ययन हम किस में करते हैं? मृदा विज्ञान में करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पेडोलॉजी याद रखिएगा। कभी कभी जब हम शिक्षण सीटेट की तैयारी कर रहे होते हैं, शिक्षण जब पढ़ते हैं, जो पेडागॉगी को हम क्या कह देते थे? पेडोलॉजी कह देते थे। तो वो पेडोलॉजी मतलब मृदा विज्ञान ये होता है, और वो पेडागॉगी अलग है। ठीक है, तो मृदा का अध्ययन क्या होता है? मृदा विज्ञान में करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, मृदा दिवस कब होता है? विश्व मृदा दिवस। ये भी आप याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन बनेगा तो बन सकता है। विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस आपका होता है 5 दिसंबर को। ये डेट भी आप नोट कर लीजिएगा, 5 दिसंबर को होता है विश्व मृदा दिवस। ठीक है, विश्व मृदा दिवस आपका होता है 5 दिसंबर को होता है। अब हम जानते हैं कि बिहार क्या है? मैदानी भाग है। बिहार क्या है? सर्वाधिक मैदानी भाग आता है, जैसे कि हम ये जानते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे ये बिहार का हमने मैप बनाया, ध्यान से देख लीजिएगा चीज़ों को। ठीक है, बिहार का हमने ये मैप बनाया, ये गंगा नदी का प्रवाह हो गया यहाँ से, और नीचे ये क्या हो गया? आपका पठारी क्षेत्र हो गया।
ऊपर हिमालयन क्षेत्र हो गया, बीच में सारा जो पार्ट आ जाता है आपका मैदानी पार्ट आ जाता है, यानी कि लगभग 90% आपका मैदानी पार्ट है। तो हम बात करते हैं कि बिहार क्या है, एक मैदानी भाग है। तो बिहार में सर्वाधिक मिट्टी जो है, 90% जो कौन सी मिट्टी पाएगी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। जलोढ़ मिट्टी को और किस किस नाम से जानते हैं, अपोड़ भी कहते हैं, कछारी भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखिएगा। तो बिहार में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है, जलोढ़ मिट्टी का है, जो उपजाऊ भी होती है। तो बिहार क्या है, एक मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर क्या होता है, 90% जलोढ़ या अपोड़ या कछारी मृदा आपकी पाई जाती है। तो इतनी चीज़ें आपकी हो गई क्लियर, ठीक है। आपको उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बिहार की मिट्टियों का विभाजन करते हैं। तो जो बिहार की मृदा है उसका हम दो प्रकार से विभाजन करते हैं, एक उत्तर बिहार की मृदा यानी ऊपर वाली, ठीक है, और एक दक्षिण बिहार की मृदा यानी कि नीचे वाली, ठीक है। तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की मृदा का हम विभाजन करते हैं, यानी कि बिहार की मृदा को हमने 2 भागों में बांटा। फिर हमने देखा उत्तर बिहार की मिट्टी को, इसको भी हम 4 भागों में बांटते हैं, और दक्षिण बिहार की मिट्टी को भी हम 4 भागों में बांटते हैं। और इनको भी हम डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर बिहार की मिट्टी कौन कौन सी है। एक पर्वत पादीय मिट्टी होती है आपकी, तराई मिट्टी होती है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जिसे हम बांगर भी कहते हैं, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जिसे हम बांगर भी कहते हैं, और एक नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। तो इन नामों को आप याद रखेंगे। तो उत्तर बिहार में कितने तरीके की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, 4 तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पर्वत पादीय मिट्टी यानी आपके इधर के क्षेत्र में पर्वत पादीय मिट्टी पाई जाती होगी, वन क्षेत्र है इधर। और हम बात करेंगे तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं, और नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है आपकी खादर कहलाती है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं दक्षिण बिहार की मिट्टी। पहली मिट्टी कौन सी है, ताल मिट्टी। टाल मिट्टी, इसे कभी कभी हम क्या कह देते हैं, ताल मिट्टी, कहीं कहीं आपका लिख के आ जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, ताल मिट्टी, ठीक है। और कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम और क्या कह देते हैं, करेल और केवाल भी कह देते हैं। करेल और केवाल, करेल और केवाल भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, किसी भी नाम से आपका पूछा जा सकता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कह देते हैं, करेल और केवाल कह देते हैं। कहाँ पर, दक्षिण बिहार में, ठीक है, दक्षिण बिहार में। और यहाँ पुरानी जलोढ़ को हम खादर कह रहे थे, याद रखिएगा। और लाल पीली मिट्टी, इसे हम बलथर भी कह देते हैं। बलथर भी लिखा लिखा कहीं कहीं आ जाता है, बलथर। तो ये बलथर मिट्टी आपकी क्या हो गई, दक्षिण बिहार की मिट्टी हो गई। तो ये सारी चीज़ें हम याद रखेंगे। तो हमने क्या देखा, ध्यान से सुनिएगा कि बिहार की मिट्टियों को हमने 2 भागों में विभाजित किया, उत्तर बिहार की मिट्टी और दक्षिण बिहार की मिट्टी। उत्तर बिहार की मिट्टी 4 भागों में, पर्वतवादी मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़ जिन्हें बांगर और खादर भी कहते हैं। और दक्षिण बिहार की मिट्टी को भी हमने 2 भागों में बांटा है, टाल मिट्टी यानी ताल मिट्टी भी कह सकते हैं, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे हम करेल और केवाल भी कहते हैं, और लाल पीली मिट्टी यानी कि बलथर भी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ओवरऑल आप जान गए। अब हम आएंगे, सबसे पहले उत्तर बिहार की मिट्टी को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर दक्षिण बिहार की मिट्टियों को डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम आते हैं आगे की स्लाइड पे, और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। और ज़्यादातर आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि नोट करने से चीज़ें आपकी नोट्स भी बनेंगी और याद भी होंगी। पीडीएफ अगर कहेंगे आप तो पीडीएफ डाल देंगे, तो अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा, तो सारे क्लास की डाल देंगे। वैसे मैंने डाला नहीं है। तो उम्मीद है कि अगर आप नोट करेंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें अच्छी रहेंगी, आपके रिवीजन में भी काम आएंगी। और पीडीएफ से इतना अच्छा रिवीजन हो नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। विश्व मृदा दिवस आपका 5 दिसंबर को होता है, ये भी याद रखिएगा। 5 दिवस मैंने लिख दिया है, दिसंबर लिख देते हैं यहाँ पे, दिसंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं उत्तर बिहार की उत्तर बिहार की मिट्टी, ठीक है। उत्तर बिहार की मिट्टी को हमने 4 भागों में विभाजित किया था, वो आप जानते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम क्या देखते हैं कि उत्तर बिहार की जो मिट्टी है, इसका निर्माण कहाँ से हुआ है, हिमालय से निकलने वाली गंगा, ठीक है, गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा तथा उनकी सहायक नदियों से निर्माण किससे हुआ है, उत्तर बिहार की नदियों का। इन नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टियाँ हैं, उन्हीं से क्या हुआ है, इनका निर्माण हुआ, उत्तर बिहार की मिट्टियों का निर्माण हुआ है। तो इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, उत्तर बिहार की मिट्टियों का निर्माण कैसे हुआ है, हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा तथा उनकी सहायक नदियों से हुआ है इस मिट्टी का विकास, याद रखिएगा। उत्तर बिहार की जो मिट्टियाँ हैं, इनको हमने 4 भागों में बांटा है। उत्तर बिहार की मिट्टी को हमने 4 भागों में बांटा है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस कर लिया है। पर्वतपादीय मिट्टी, तराई मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मृदा और नवीन जलोढ़ मृदा, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मृदा और नवीन जलोढ़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्वतपादीय मिट्टी की। पर्वतपादीय मिट्टी की बात करेंगे तो इसका विस्तार देखिए कहाँ से कहाँ तक है, पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग के, ठीक है, पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग के सुमेश्वर श्रेणी में, ठीक है, सुमेश्वर श्रेणी के आसपास, सुमेश्वर श्रेणी के आसपास बात कर लेते हैं, आसपास, ठीक है। तो आपको हमने मैप पे भी बता दिया था कहाँ पर है, जैसा कि ये हमने बिहार का मैप बनाया, ध्यान से देखिएगा। रुकिए ऐसे बना देते हैं, ऐसे ही,
ठीक है, ऐसे ही बना देते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, विस्तार देखिए कहाँ से कहाँ तक है, पश्चिमी चंपारण के। तो ये पश्चिम में क्या है, पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में, पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम में, यानी इधर ही कुछ सोमेश्वर श्रेणी है, इधर ही विस्तार किसका है आपका, पर्वतपादीय मिट्टी का। ठीक है, पर्वतपादीय मिट्टी का इधर ही विस्तार है, तो इसको हम याद रखेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। तो हमने क्या देखा, पर्वतपादीय मिट्टी थी, इसका विस्तार कहाँ तक है, पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। और यहाँ की मृदा अधिक उपजाऊ होती है, कारण क्या है, देखिए कारण क्या है, पर्वतपादीय मिट्टी क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है, कारण क्या है, वर्षा। ठीक है, यहाँ पे मृदा में क्या होती है, अधिक नमी होती है, और अधिक नमी का कारण क्या होगा, वर्षा। ठीक है, यहाँ की मृदा में क्या होता है, अधिक नमी होती है, और नमी का कारण क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा, यानी पर्याप्त मात्रा में अच्छी वर्षा होती है, इसलिए यहाँ की मिट्टी क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है, और उनमें अधिक नमी भी पाई जाती है। तो ऐसी चीज़ें हैं। और गन्ना और धान की खेती के लिए अनुकूल होती है यहाँ की मृदा। आप जानते हैं कि गन्ना और धान की खेती में अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये मिट्टी जो है आपकी गन्ना और धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और मृदा अधिक उपजाऊ होती है, कारण क्या, वर्षा और नमी। ठीक है, मिट्टी में नमी। तो ये पर्वतपादीय मृदा हो गया, बस इतना आपको इसमें याद रखना है, 3 लाइनें बहुत हैं। फिर आगे हम बात करते हैं तराई मिट्टी की। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तराई मिट्टी की। तो तराई मिट्टी के बारे में हम बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तराई मिट्टी में तो इसका विस्तार कहाँ तक है, बिहार की उत्तरी सीमा। ठीक है, बिहार की उत्तरी सीमा पर पश्चिम में, बिहार की उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। ठीक है, जैसा कि हमने इधर ये मैप बनाया आपका, जैसे कि मैप बना लिया, ये गंगा नदी हो गया। तो इन्होंने क्या कहा है विस्तार इसका बिहार की उत्तरी सीमा पर पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम में चंपारण, यानी इधर आप चंपारण ले लीजिए, इधर से लेकर पूर्व में किशनगंज तक, यानी यहाँ तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इसका निर्माण है। तो बस इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, लगभग चीज़ें आप एक बार इमेजिन कर लीजिए, इतनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। और बाकी मैप तो हमने आपको बता दिया था, तो आप पिछली क्लास में भी देख सकते हैं। बस जो चीज़ें आपको याद रखनी है यही याद रखनी है। अभी आप क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो हमने देखा तराई मिट्टी का विस्तार क्या है, बिहार की पश्चिमी सीमा में, पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक इसका विस्तार है। 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैली हुई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो तराई मिट्टी है। तराई मिट्टी में क्या होता है, कहीं कहीं कंकड़ भी होता है, कहीं कहीं कंकड़ होता है, और इनमें क्या होती है, रेत की मात्रा अधिक होती है, बालू की मात्रा अधिक होती है, और कहीं कहीं दलदली भूमि भी होती है ये। ठीक है, तो बस कहीं कहीं दलदली भूमि का भी विकास होता है, तो हम यहाँ पर विकास लिख लेते हैं, कहीं पर दलदली भूमि का भी विकास होता है। तो हमने तराई मिट्टी में क्या देखा, कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा, कहीं कहीं कंकड़ पाया जाता है, और रेत की मात्रा इसमें अधिक होती है, और दलदली भूमि का भी विकास इस मिट्टी में जो है होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होती है, मध्यम श्रेणी की उर्वरता पाई जाती है, नहीं ज़्यादा उर्वरक नहीं होते हैं, मध्यम श्रेणी की उर्वरता पाई जाती है, और पर्याप्त आर्द्रता भी पाई जाती है, यानी कि पर्याप्त नमी भी पाई जाती है। आर्द्रता मतलब क्या होता है, नमी होता है। ठीक है, आर्द्रता मतलब क्या होता है, नमी होता है। तो मध्यम श्रेणी की उर्वरता और पर्याप्त आर्द्रता इस मिट्टी में, किस मिट्टी में, तराई मिट्टी में पाई जाती है। और इस मिट्टी का रंग क्या होता है, हल्का भूरा होगा या तो पीला होगा। ठीक है, हल्का भूरा या पीला होता है इस मिट्टी का रंग, याद रखेंगे हम। और यहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, धान है, पटसन यानी कि जूट हमने बताया था, और ये भी बताया था जूट सर्वाधिक कहाँ पर होता है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगर आपने पिछली क्लासेज ली हैं तो ये आप बता देंगे। तो प्रमुख फसल कौन सी है, धान है, पटसन है, गन्ना है, इसके लिए क्या होती है, ये अनुकूल होती है। बस इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। तो तराई मिट्टी को आपने समझ लिया होगा, रंग हल्का भूरा और या पीला होता है। प्रमुख फसल कौन सी होती है, धान, पटसन, गन्ना, ये सारी चीज़ें प्रमुख फसलें होती हैं। बस इतनी ही चीज़ें हैं आपकी इसमें। ओके, अब आते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा पर। पुरानी जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं, बांगर मृदा कहते हैं। और इसको बल सुंदरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इस मिट्टी को बल सुंदरी मृदा भी कहते हैं, बल सुंदरी मृदा। ठीक है, बल सुंदरी मृदा भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये नाम आपने सुना होगा। तो बल सुंदरी मृदा भी कहते हैं किसको, हम पुरानी जलोढ़ यानी कि बांगर मृदा को कहते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर क्या होता है, इसका विकास क्षेत्र की अगर हम बात करें तो विकास क्षेत्र इसका क्या होता है कि प्रतिवर्ष जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच जाता है, वहाँ मिट्टी क्या हो जाती है, आपकी बांगर हो जाती है, पुरानी जलोढ़ हो जाती है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा कहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है, बस वही चीज़ें हैं। और इसको हम बांगर भी कहते हैं और बल सुंदरी मृदा भी कहते हैं। तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। और इसका विस्तार देखिए कहाँ कहाँ पर है, पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, इन सब में क्या है, इसका विस्तार है। और विस्तार का मुख्यतः यहाँ पर बात करें तो घाघरा और गंडक दोआब, जैसा कि हमने आपको मैप बनाया था, यहाँ पे ऐसे बताया था कि ये गंगा नदी है और ये क्या है, आपका घाघरा है। ठीक है, ये घाघरा है
और ये गंडक है, और ये बीच में क्या आता है, दोआब क्षेत्र पाया जाता है। तो यहीं पर आपकी ये मृदा पाई जाती है, बस इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। और कहा गया है कि बूढ़ी गंडक के पश्चिम में, बूढ़ी गंडक के पश्चिम में, यानी बूढ़ी गंडक के पश्चिम में ही इधर ही ले लीजिए आप। तो विस्तार इसका घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिम में पाया जाता है। अगर हम बात करें तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, तो चूना और पोटास की अधिकता होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में आपकी। और कमी किसकी पाई जाती है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ज़्यादातर भारत में जितनी भी मिट्टियां हैं जहां तक नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, इसीलिए इसमें यूरिया का छिड़काव किया जाता है कि नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में मिट्टियों को मिल सके, ठीक है, इसीलिए यूरिया का छिड़काव किया जाता है। तो चलिए हम बात करेंगे, यहाँ पर अधिकता पाई जाती है चूना और पोटास की, और कमी पाई जाती है फास्फोरस और नाइट्रोजन की। और जो ये मिट्टी है इसकी प्रकृति क्या है, क्षारीय प्रकृति है, ठीक है, क्षारीय प्रकृति है, तो इसको भी हम याद रखेंगे। जो पुरानी जलोढ़ मृदा है इसकी प्रकृति आपकी क्षारीय है, इसे बलसुंदरी मृदा कहते हैं। और विस्तार क्षेत्र इसका कहाँ पर है, जहाँ पर बाढ़ का पानी हर वर्ष नहीं पहुँच पाता है, और पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि है, और घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिम में। अब बात करेंगे, अधिकता है चूना पोटास की, कमी है फास्फोरस और नाइट्रोजन की, और प्रकृति कैसी है, क्षारीय प्रकृति होती है पुरानी जलोढ़ मृदा की। अब यहाँ पर कौन कौन सी फसल मुख्यतः होती है, धान, गेहूँ, मक्का और तंबाकू, ये फसलें यहाँ पर उगाई जा सकती हैं, उपजाई जा सकती हैं। तो ये हो गई आपकी पुरानी जलोढ़ मृदा यानी बांगर मृदा के बारे में हमने बात कर ली, और इसके बारे में इतनी ही चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी, अब इससे ज़्यादा आपकी कहीं पर इसमें नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि नवीन जलोढ़ मृदा, जिसे हम क्या कहते हैं, खादर मिट्टी भी कहते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा इसे हम कहते हैं खादर मृदा भी कहते हैं। तो इसका निर्माण देखिए कैसे होता है। जो प्रतिवर्ष जो नदियाँ क्या करती हैं, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से, प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। और देखिए ये मिट्टी क्या होती है, सबसे उपजाऊ होती है आपकी प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। तो नवीन जलोढ़ मृदा यानी खादर क्या होती है, ये सर्वाधिक उपजाऊ कैसे होती है कि हर वर्ष जब नदियाँ लाती हैं, कुछ अवसाद लाती हैं, तो कई तरीके के वो उर्वरक भी ले आती हैं, सभी चीज़ें ले आती हैं, जिससे वहाँ की मृदा क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सर्वाधिक उर्वरक क्षमता इसी मिट्टी में होती है, और बहुत बढ़िया उत्पादन क्षमता होती है यहाँ पर, ठीक है, ओके। फिर निर्माण देखते हैं, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। अब विस्तार की बात करेंगे, विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है इस नदियों का, गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में। यानी निचली घाटी में कहने का मतलब है ये सारी नदियाँ जो आपकी निचली घाटी में, यहाँ पर हम बात करेंगे तो सबके अवसाद यहीं पर आएंगे, और यही इसीलिए ये उर्वरक या उपजाऊ मृदा बन जाती है। तो याद रखेंगे, यह इधर आपकी क्या हो जाती है, ये गंगा हो गई, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटियों में क्या होता है, ये आपकी मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगर हम बात करें इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो गहरा भूरा रंग होता है। अगर पूछा जाए कि नवीन जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है, तो गहरा भूरा होता है। और यहाँ भी क्या है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक है। हमने कहा लगभग भारत में, पूरे भारत में मृदा में जो है नाइट्रोजन की कमी पाई ही जाती है, लगभग मान सकते हैं। और बालू एवं चीका की प्रधानता पाई जाती है। चीका क्या होता है, चीका होता है आपका क्ले, ठीक है, चीका आपका क्या होता है, क्ले होता है, तो इसको याद रखेंगे। तो बालू एवं चीका की प्रधानता पाई जाती है, और ये मिट्टी क्या होती है, अत्यधिक उर्वरक होती है, जैसा कि हमने अभी बात की कि ये मिट्टी अत्यधिक उर्वरक होती है। और यहाँ पर अगर पर्याप्त सिंचाई मिल जाए, क्या है, अगर यहाँ पर हम पर्याप्त सिंचाई कर ले जाते हैं, पर्याप्त सिंचाई, अगर यहाँ पर हम पर्याप्त सिंचाई कर ले जाते हैं, तो धान, गेहूँ, जूट और मक्का की अच्छी पैदावार होगी, ठीक है, कि अच्छी पैदावार होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक बार और देख लेते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा, जिसे हम क्या कहते हैं, खादर मृदा कहते हैं। इसका क्षेत्र कौन सा होता है, निर्माण क्षेत्र, प्रतिवर्ष जो नदियाँ लाई होती हैं अवसाद, वहीं से खादर मृदा आपकी बनती है, उसी वहीं पाई जाती है। विस्तार क्या है, घाघरा, गंडक, गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में। और रंग क्या होता है, गहरा भूरा होता है। बालू एवं चीका की प्रधानता होती है, चीका मीन्स क्ले। और मिट्टी अत्यधिक जो है उर्वरक होती है, कमी होती है नाइट्रोजन की। और अगर पर्याप्त सिंचाई मिले तो आपकी धान, गेहूँ, जूट, मक्का, ये सब अच्छी पैदावार इसकी होगी, इसमें कोई कमी नहीं होगी। तो ये आपकी उत्तर बिहार की सारी नदियाँ हो गई, पर्वतपादीय मृदा, तराई मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा और नवीन जलोढ़ मृदा। ये सारी चीज़ों को हमने जान लिया। बस इतनी चीज़ें आपको मृदा में जानने वाली हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना है। अब हम आते हैं दक्षिण बिहार की मृदा के बारे में। और दक्षिण बिहार की सारी मृदा को जानने के बाद हम आपके क्वेश्चंस करेंगे। बस मृदा में आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, बस इतनी ही चीज़ें आपके लिए सफिशिएंट हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दक्षिण बिहार की नदियाँ। उत्तर बिहार की नदियों को हमने देख लिया था, तो हम देखेंगे अब दक्षिण बिहार की नदियाँ। यानी कि जैसे आपका ध्यान से देखिएगा, ये मैप है, तो हमने उत्तरी बिहार ऊपर वाला देख लिया, अब दक्षिणी बिहार क्या है, ये नीचे वाला है। बस इतना, नदियाँ सॉरी नहीं, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी यानी मृदा। तो इसको हम देखेंगे, तो ध्यान से देखते हैं। पहले
पहले हम क्या देखते हैं, दक्षिण बिहार की मृदाएं मिट्टी लिखा है, तो इसका जो विस्तार होता है तो गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य होता है। तो जो दक्षिण पठार की नदियाँ, दक्षिण पठार की मिट्टियाँ हैं, तो इनका विस्तार होता है गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य होता है। इसका विस्तार बस इतना ही होता है, याद रखेंगे हम। और दक्षिण बिहार की मृदा को हम 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मृदा और आपकी लाल पीली मृदा होती है। ठीक है, लाल पीली मृदा होती है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहली मृदा पे हम आते हैं टाल मिट्टी, तो इसको हम ताल मिट्टी भी कहते हैं, तो ये आप याद रखेंगे, ताल मिट्टी भी कहते हैं। अगर कहीं पे लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, और इसका विस्तार हम देखें, इसमें इसकी मृदा जो है ये निम्न भूमि का क्षेत्र होता है। जो टाल मिट्टी का क्षेत्र होता है ये निम्न भूमि का क्षेत्र होता है, और वर्षा ऋतु में ये जल प्लवित हो जाता है, यानी कि जल से भर जाता है, जल भराव हो जाता है। ठीक है, जल भराव हो जाता है, इसमें जल भराव हो जाता है। ओके, तो हमने क्या देखा, ये निम्न भूमि का क्षेत्र होता है ताल मिट्टी का क्षेत्र जो है आपका, और ये वर्षा में जल प्लवित हो जाता है, यानी कि जल भराव इसमें हो जाता है। और हम बात करें इसका विस्तार क्या है, ध्यान से देखिएगा, गंगा के दक्षिण तट पर, गंगा के दक्षिण तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ें बताने जा रहे हैं आपका मैंने यहाँ पर बनाया, चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहीं पे बना देते हैं छोटा सा। देखिएगा, ये हमने जैसे बनाया, ये बिहार हो गया आपका, और ये हम देखते हैं कि ये हो गई गंगा नदी। ठीक है, ये गंगा नदी होगी, बक्सर से आपकी प्रवेश करती है। और बात करेंगे यहाँ का ये वाला जो आपका क्षेत्र होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र आपका क्या होता है, ये ताल मिट्टी होती है, टाल मिट्टी होती है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्र टाल मिट्टी या ताल मिट्टी का होता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए, ये चीज़ें हो गई, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो यही जो पट्टी वाला, ये 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी वाला क्षेत्र है, यही आपका क्या है, टाल मिट्टी या ताल मिट्टी, ये बक्सर से भागलपुर तक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि विस्तार क्या, गंगा के दक्षिण तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में इसका विस्तार है। और ये मिट्टी कैसी होती है, ये मोटे कण वाली मिट्टी होती है। इसके कण क्या होते हैं, मोटे मोटे कण होते हैं, भारी एवं धूसर रंग की होती है। रंग कैसा होता है, धूसर होता है, प्रकृति इसकी भारी होती है और मोटे कण वाली ये मिट्टी होती है। और ये रबी की फसल के लिए अच्छी होती है। रबी की फसल जैसे आपकी गेहूँ वाली होती है, जो आपका सीजन क्या है रबी की फसल का, आपका लगभग मान के सकते हैं हम अक्टूबर नवंबर से लेकर इधर आपका चल जाता है, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लगभग फरवरी मार्च अप्रैल तक। ठीक है, तो रबी की फसलें क्या है, अच्छी होती हैं इसमें। और दलहन उत्पादन के लिए ये क्षेत्र आपका टाल मिट्टी का प्रसिद्ध है, दलहन उत्पादन के लिए। तो चलिए टाल मिट्टी को एक बार और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ताल मिट्टी भी कहते हैं टाल मिट्टी को। निम्न भूमि का क्षेत्र होता है, वर्षा ऋतु में अधिक जल प्लवित हो जाता है, यानी जल भराव हो जाता है। यहाँ पर विस्तार है इसका गंगा के दक्षिण तट पर बक्सर से लेकर भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी, चौड़ी पट्टी ये फैली होती है, उसी में होता है इसका विस्तार। और ये मोटे कण वाली, भारी और धूसर रंग की मृदा होती है। और ये जो है यहाँ पर रबी की फसलें अच्छी होती हैं और दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपकी टाल या ताल मिट्टी। ओके, फिर आगे हम आ जाते हैं कगारी मिट्टी पे। कगारी मिट्टी को बहुत अच्छे तरीके से हम जानेंगे क्या होती हैं ये। तो ये जो कगारी मिट्टी होती है, इसका विस्तार आपका होता है गंगा के दक्षिण तट पर, गंगा के दक्षिण तट पर सोन, फाल्गु, पुनपुन और क्यूल के किनारे। ठीक है, क्यूल के किनारे क्या होता है, इसका विस्तार होता है। इस मिट्टी का विस्तार कहाँ पर होता है, गंगा के दक्षिण तट पर सोन, फाल्गु, पुनपुन, क्यूल के किनारे। ठीक है, इसका विस्तार होता है। और ये जो है कगारी मिट्टी है, इसकी उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती है, यानी कि कम होती है। इसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है, कमज़ोर होती है, यानी कि कम होती है। इसीलिए ये जो है मोटे अनाज व सब्जी उत्पादन यहाँ पर होता है, इसी उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो कगारी मिट्टी में आपका मोटा अनाज और सब्जी उत्पादन अच्छे खासे लेवल पे हो जाता है। तो कगारी मिट्टी का हम विस्तार देखते हैं, गंगा के दक्षिण तट पर सोन, फाल्गु, पुनपुन और क्यूल के किनारे। उर्वरा शक्ति इसकी कम होती है और मोटे अनाज और सब्जियां यहाँ पर उगाई जाती हैं। और प्रमुख फसल यहाँ पर जो होती है मक्का, सरसों, मिर्च आदि ये मुख्य फसलें होती है। तो कगारी मिट्टी को हमने अच्छे से जान लिया। तो कगारी मिट्टी के बारे में हमें और कुछ नहीं जानना है। चलिए आगे हम देखते हैं, एक मिनट। अब देखते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं, एक नाम और हमने दिया था, आपका था करेल और कैवाल। करेल और कैवाल, इस मिट्टी का ये भी नाम है, तो याद रखेंगे। तो इसका विस्तार हम देखते हैं कहाँ तक है, बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेरपुर से भागलपुर तक इसका विस्तार है। यानी कि इधर जो हमने लिया था, इधर बक्सर से लेकर इधर तक इसका क्या है, विस्तार है। तो इसको हम याद रखेंगे।
तो हमने क्या देखा कि बक्सर उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेरपुर से लेकर भागलपुर तक पुरानी जलोढ़ मृदा यानी करेल और केवाल का क्या विस्तार है, और इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है। उर्वरा शक्ति इसका है, इसकी अधिक होती है। देखिए यहाँ पहले हमने देखा था उत्तरी बिहार में जो पुरानी जलोढ़ मृदा थी उसकी उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती थी, लेकिन यहाँ पर इसकी उर्वरा शक्ति अधिक है। और ये जल सोखने की क्षमता भी इसमें क्या होती है, अधिक होती है। जल सोखने की क्षमता जो आपकी पुरानी जलोढ़ मृदा यानी कि करेल और केवाल के नाम से जानिए, ये अधिक होती है जल सोखने की क्षमता। इसका रंग कैसा होता है, गहरा भूरा और पीला एवं हल्का होता है। ठीक है, इसका रंग क्या होता है, गहरा भूरा, पीला और हल्का होता है। और प्रमुख फसल यहाँ पर कौन कौन सी उगाई जाती है, मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूं आदि फसलें पुरानी जलोढ़ मृदा यानी करेल और केवाल में आपकी उगाई जाती हैं। तो ध्यान से एक बार हम और देखेंगे करेल और केवाल को। इसका विस्तार कहाँ तक है, बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेरपुर से भागलपुर तक। अधिक उर्वरा शक्ति है इसमें, जल संग्रहण की क्षमता भी अधिक है। और हम बात करें रंग इसका कैसा है, गहरा भूरा, पीला और हल्का। ठीक है, गहरा भूरा, पीला और हल्का रंग है इसका। और हम बात करेंगे प्रमुख फसलें कौन सी है, मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर आदि ये मुख्य फसलें हैं। अब हम आते हैं लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा को हम बलथर मृदा भी कहते हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पर बलथर मिट्टी, बलथर मिट्टी, बलथर मिट्टी। देखिए मिट्टी समझ जाएंगे, ये लिखा हुआ है। तो इसका विस्तार कहाँ तक होता है, ध्यान से देखिएगा। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट, पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में इसका विस्तार होता है। तो क्या देख रहे हैं, पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट, पूर्व में राजमहल की उच्च श्रेणी तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में क्या है इसका विस्तार होता है। तो हम देखते हैं क्या, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने ये बनाया बिहार का आपका मैप हो गया, ये आपकी गंगा नदी हो गई। ओके, तो यहाँ जो इस मिट्टी का विस्तार हमने देखा है, पश्चिम में कैमूर श्रेणी यानी यहाँ से ले लेते हैं और लगभग ये यहाँ तक चली जाती है आपकी राजमहल की उच्च भूमि तक। बस इतना ही विस्तार है इसका, तो इतना याद रखेंगे हम। ओके, तो चलिए इसको हमने देख लिया। तो विस्तार एक बार और देखते हैं। पश्चिम में कैमूर की श्रेणी के निकट, पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इसका क्या है विस्तार होता है। और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से आते हैं इस मिट्टी के अंतर्गत, लाल पीली मृदा यानी बलथर मिट्टी के अंतर्गत, जमुई, मुंगेर, खड़गपुर, बांका, नवादा, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में क्या हो जाती है, ये मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मृदा कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, जमुई, मुंगेर, खड़गपुर। खड़गपुर का ये पठारी क्षेत्र, ठीक है, खड़गपुर का जो है पठारी क्षेत्र यहाँ पर पाई जाती है। एक सेकेंड, पहाड़ी क्षेत्र, खड़गपुर के पहाड़ी क्षेत्र में, पठारी नहीं पहाड़ी क्षेत्र में, खड़गपुर के पहाड़ी क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है, तो फिर आगे हम देखेंगे। और यहाँ पर लाल पीली मृदा जो है कि बलथर मृदा जो है, यहाँ पर रेत और कंकड़ की अधिकता होती है, उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। सिर्फ एक में लिखा है सबसे कम उर्वरा शक्ति किसमें होती है, तो आप कह सकते हैं बलथर मृदा में होती है, यानी कि लाल पीली मृदा में सबसे कम उर्वरा शक्ति होती है। और जल संग्रहण की क्षमता भी इसमें कम होती है। ठीक है, इसमें क्या है, जल संग्रहण की क्षमता कम होती है, क्योंकि जब ये जल संग्रहण की क्षमता ही नहीं होगी तो उर्वरा शक्ति भी नहीं होगी, नमी होगी नहीं मिट्टी में, तो उर्वरा शक्ति भी कम होगी। हम बात करेंगे लाल, रंग इसका लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, आयरन यानी लौह तत्व की अधिकता के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका क्या होता है, लाल होता है, रंग लाल होता है, यानी कि लौह तत्व की अधिकता के कारण। ठीक है, अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। और प्रकृति कैसी होती है, इसकी अम्लीय होती है। और अब बताइएगा कि अभी हमने किस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय बताई थी। ठीक है, और यहाँ पर फसलें कौन कौन सी होती हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि फसलें हो जाती हैं। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, मक्का, ज्वार, बाजरा और अरहर आदि फसलें हो जाती हैं। देखिए उपजाऊ हो मिट्टी या ना हो, कुछ फसलें तो होती हैं, तो इनको हम याद रखेंगे। तो चलिए ध्यान से एक बार और देखते हैं लाल पीली मिट्टी यानी बलथर मिट्टी के बारे में। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट, पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पाई जाती हैं। और जमुई, मुंगेर, खड़गपुर का पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में मृदा पाई जाती है। रेत कंकड़ की बहुलता होती है, उर्वरा शक्ति भी कम होती है और जल संग्रहण क्षमता भी कम होती है। रंग लाल होता है, प्रकृति अम्लीय होती है और मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि फसलें उगाई जाती हैं। तो ये तो हो गया मृदा के बारे में, हमने संपूर्ण चीज़ें जान ली, उत्तर बिहार की मृदा भी और दक्षिण बिहार की मृदा भी। बस कुछ 2-4 पॉइंट हम और जाने अगली स्लाइड में, और उसी में हम जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी कर लेंगे। बस हमारा मृदा का टॉपिक एकदम क्लियर, इसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की मृदा,
चलिए आगे देखते हैं, बस कुछ पॉइंट बचा हुआ है हमारा, उनको भी देख लेते हैं। तो लाल बलुई मिट्टी के बारे में भी हम जान लेते हैं कि लाल बलुई मिट्टी भी आपका जो क्षेत्र हमने छोड़ा था, देखिए जैसा कि हमने ये मैप बनाया आपका बिहार का, ये मैप बनाया, देखिए ऊपर का नीचे का सब कुछ तो हमने यहाँ से जान लिया, ये पूरा जान लिया, लेकिन ये वाला क्षेत्र जो आपका बच गया, ये क्षेत्र आ जाता है आपका लाल बलुई मिट्टी का। ठीक है, ये रोहतास और कैमूर का क्षेत्र है, लाल बलुई मिट्टी का ये क्षेत्र आ जाता है। बाकी क्षेत्रों को हमने अभी पढ़ा और ये क्षेत्र हमारा क्या बचा था। तो हम देखते हैं कि लाल बलुई मिट्टी जो है कहाँ पर पाई जाती है। ये कैमूर रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बालू एवं लेटराइट मिट्टी के भी इसमें अंश पाए जाते हैं, और ज्वार बाजरा मक्का जैसे मोटे अनाज भी इस मिट्टी में पाए जाते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। लाल बलुई मिट्टी ये कैमूर रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और बालू एवं लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं इस मिट्टी में, और ज्वार बाजरा मक्का जैसे मोटे अनाज इस मिट्टी में पाए जाते हैं, अधिक उत्पादन होता है इस मिट्टी में। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे। तो लगभग मिट्टियाँ हमारी समाप्त हो गई। अब हम देखते हैं जो बीपीएससी ने हमारे क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस ईयर में। बीपीएससी पूरा जितने भी बीपीएससी ने पूछे हैं वही सारे क्वेश्चन हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई नहीं है। ठीक है, जैसे 66, 65, 62, 63 ये बीपीएससी ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं को लेकर आए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन है आपके जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान से जवाब दीजिएगा। लिखा है कि बिहार में बलुई मिट्टी, बिहार में बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है। देखिए हमने तुरंत अभी यहाँ पर देखा कि बिहार में बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है, कैमूर रोहतास के पठारी क्षेत्रों में। तो बाकी ऑप्शन देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे हमारा क्या लिखा है, रोहतास कैमूर का पठारी क्षेत्र, यानी कि ये मैप हो गया आपका, ये गंगा नदी हो गई, ये कैमूर रोहतास का आपका पठारी क्षेत्र हो गया, और इसी में आपकी क्या पाई जाती है, आपकी लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है, लाल बलुई मिट्टी। तो याद रखिएगा ये आंसर आपका सही है। बाकी आंसर को हमने टच भी नहीं किया क्योंकि ऊपर ही हमने लिखा था। तो हम देखें बिहार में बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, रोहतास तथा कैमूर के पठारी क्षेत्रों में। फिर आगे बात करते हैं, बिहार में अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, किस मिट्टी से आच्छादित है, ध्यान से देखिएगा। बिहार में अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कौन सी मिट्टी से, पहाड़ी मिट्टी से, या कछारी मिट्टी से, या रेगुर मिट्टी से, या तराई मिट्टी से, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक आंसर सही है। ठीक है, तो कौन सा आपको बताना है। तो जैसे कि हमने अभी आपको जब पढ़ा रहे थे हम, तो हमने बात की थी कि तो बिहार क्या है, एक मैदानी क्षेत्र है। हमने बात की थी कि बिहार क्या है, एक मैदानी क्षेत्र है, और यहाँ पर 90% कौन सी मृदा पाई जाती है, 90% आपकी जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा, या जलोढ़ मृदा को हम कछारी मृदा भी कहते हैं, ये कछारी मृदा भी कहते हैं, और इसे अपोढ़ या उपोढ़ मृदा भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कछारी मृदा या उपोढ़ मृदा भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम से अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले रहा है, ये तीनों नाम से अगर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है तो आप जान जाएंगे, गलत नहीं करेंगे। तो हमने क्या देखा, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित किससे है, कछारी मिट्टी से आच्छादित है, याद रखेंगे। जैसा कि हमने अभी जब पढ़ा रहे थे तो हमने बात की थी कि बिहार मैदानी क्षेत्र है, 90% मृदा आपकी जलोढ़ मृदा है, वहाँ पर जलोढ़ को हम कछारी भी कहते हैं, उपोढ़ भी कहते हैं। देखिए कछारी मिट्टी से आपका आ गया है, तो इन तीनों नाम को याद रखिएगा, कोई भी नाम आपका पूछा जा सकता है। तो बिहार के अधिकांश क्षेत्र में आच्छादित कौन सी है, कछारी मृदा आच्छादित है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसको हम याद रखेंगे। तो हम देखते हैं कि पुरानी जलोढ़ मृदा जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है वही होते हैं। तो ध्यान से हम देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र हैं यहाँ पर, कहाँ पर पाए जाते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, तो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पटना और गया, फिर है पूर्णिया और गया, फिर पूर्णिया और पटना, फिर दरभंगा और पूर्णिया। तो जिसमें से ये दरभंगा और पूर्णिया आपका नहीं होगा। ठीक है, पूर्णिया और पटना भी नहीं होगा, पूर्णिया और गया भी नहीं होगा। पटना और गया में आपके पुरानी जलोढ़ मृदा के भंडार पाए जाते हैं। तो इसको हम याद रखेंगे, पुरानी जलोढ़ मृदा के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, पटना और गया में पाए जाते हैं। तो इनको हम याद रखेंगे, इन चीज़ों को। एक सेकेंड, चलिए फिर आगे हम देखते हैं। आगे है किस जिले में ही पीडमॉट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। देखिए ये जो ही पीडमॉट स्वयं मिट्टी है, ये आपकी हमने पढ़ाई थी अभी, पर्वत पादीय मिट्टी। ठीक है, इसी को कहते हैं। ठीक है, पर्वत पादीय मिट्टी, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ही पीडमॉट स्वयं मिट्टी पाई जाती है, पर्वत पादीय मिट्टी कहते हैं। तो ये पर्वत पादीय मिट्टी आपकी कहाँ पाई जाती है, ये नाम याद रखें, इस नाम से क्वेश्चन बना है। तो हम देखते हैं मधुबनी में तो पाई नहीं गई थी, भागलपुर में भी नहीं, सीतामढ़ी में भी नहीं, और तुम देखते हैं पश्चिमी चंपारण में ये मृदा पाई गई है। यानी कि हमने ये देखा था आपका ये वाला जो क्षेत्र था, यहीं पर आपकी ये मृदा पर्वत पादीय मिट्टी पाई गई थी। तो ये क्या हो जाता है, पश्चिमी चंपारण हो जाता है। तो ये आंसर आपका सही है। देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे,
मुझे ऐसा लग रहा है कि दरभंगा और पूर्णिया तो नहीं सही होगा, क्योंकि अभी हमने पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा था। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमने ये पढ़ा था कि अच्छा ये उत्तर साइड दक्षिण में पूछा गया, ठीक है। हाँ, तो ये दक्षिण में पूछा गया, ये सही है, पटना और गया में पाई जाती है पुरानी जलोढ़ मृदा। ये दक्षिण बिहार की मिट्टी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ये दक्षिण बिहार की मिट्टी के बारे में पूछा गया है, और अगर उत्तर बिहार की मिट्टी के बारे में पूछा जाता तो ये आपका सही हो जाता, दरभंगा और पूर्णिया भी हो जाता, तो ये चीज़ें सही हो जाती, ठीक है। चलिए, तो हाँ, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, ठीक है। चलिए, यही आंसर आपका सही माना गया है, जो आयोग ने माना है आपका यही आंसर सही माना है, तो इसी पे देख लीजिएगा आप। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? पटना और गया में, ठीक है। अगर उत्तर की बात करें तो दरभंगा और पूर्णिया में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गए आपके प्रमुख क्वेश्चन, आप जान गए होंगे जो बीपीएससी ने आपके पूछे थे, वही सारे क्वेश्चन हैं। अब हम आएंगे कोई अगले टॉपिक के साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होगा। और याद रखिए, लास्ट में हम आपको करंट अफेयर्स भी बिहार का करा देंगे, तो उसके बारे में चिंता छोड़ दीजिएगा, टॉपिक वाइज करा देंगे बिहार का, बाकी आप तैयार करते रहिए, तो बिहार का हम करा देंगे। तो ये हो गई आपकी बिहार की मिट्टी। अब इसके बारे में आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, बस इतनी चीज़ें सफिशिएंट है। आप क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, जो भी चीज़ें हैं। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।